लो जी, हम आ गए हैं मिरिक लेक। मिरिक लेक दार्जिलिंग से 35 से 40 किलोमीटर भारत के और नेपाल के बॉर्डर के पास पड़ती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मिरिक अपनी एक लेक के लिए बहुत फेमस है। वैसे तो पूरा ही यह शहर बहुत सुंदर है, चारों तरफ पहाड़ और पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच ये शहर बसा हुआ है। और यहाँ पे जो लेक है उसको मिरिक लेक और सुनेंदु लेक भी बोला जाता है। दोस्तों, इस लेक की जो लंबाई है वो लगभग 1.25 किलोमीटर है और साइड में आपको ऐसे दिखाई देगा जैसे ये आइलैंड है। लेक के एक साइड में एक आर्क नुमा एक फ्लाईओवर बना हुआ है जो लेक के एक साइड से दूसरी साइड में जाने में मदद करता है। ये तो लिटरली ऐसे जो लोग यहाँ रह रहे हैं ना, ऐसे फील होता है जैसे ये स्वर्ग में रह रहे हैं। हो सकता है इनके साथ भी कोई चैलेंजेस होंगे, आई एम श्योर, बिल्कुल होंगे, लेकिन जो व्यू हमें देखने को मिलता है वो तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि वादियों के बीच में इतना सुंदर जगह, इतनी सुंदर और इतना ठंडा भी है। मुझे नहीं लगता कि गर्मियों में भी यहाँ गर्मी पड़ती होगी, थोड़ी बहुत होती होगी हल्की फुल्की। अच्छा, एक टाइम था पता है क्या, दार्जिलिंग में बर्फ पड़ती थी। अब तो ऊपर पहाड़ों पे ही रह जाती है, बर्फ अब रहती नहीं है। रीजन क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से वहाँ पे स्नो पड़नी बंद हो गई है। नहीं तो एक टाइम था कि दार्जिलिंग में भी पूरे अच्छे से स्नो पड़ती थी। मैं कल और रुकूंगा दार्जिलिंग में और परसों सुबह मैं निकल जाऊंगा गैंगटॉक के लिए। दोस्तों, यहाँ पे ये लेक इतनी सुंदर है, यहाँ पे इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं। आप बच्चों के और फैमिली के साथ आ रहे हो तो आप यहाँ, क्योंकि लेक है तो बोटिंग तो बनती ही है, आप यहाँ बोटिंग कर सकते हैं, हाउस राइडिंग कर सकते हैं। प्लस जो कपल अपना वेडिंग प्री शूट करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। कुछ चार्ज आपको देना पड़ता है, जैसे कि मैं बोर्ड पे पढ़ रहा हूँ तो प्री वेडिंग शूट के लिए आपको यहाँ पे 2000 रुपीज़ देने होते हैं। दोस्तों, जो लेक के एक तरफ पूरा घना जंगल है, देवदार के पाइन के पेड़ हैं, बहुत सुंदर लगता है। साथ में आपका पूरा ट्रैकिंग पाथ बना हुआ है, आप इस पे पूरा ट्रैक कर सकते हो। आप नदी के किनारे, लेक के किनारे घूमना वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। लेक की दूसरी साइड आपको बहुत सारी दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल्स मिल जाएंगे। अगर किसी कारण से आप यहाँ रुकना भी चाहें तो आप यहाँ रुक सकते हैं और लेक का मजा ले सकते हैं। बाकी तो मैंने बताया ये कि नेपाल बहुत नज़दीक है यहाँ से। अगर आप नेपाल का भी चक्कर लगाना चाहें तो आप जा सकते हैं। और यहाँ से नेपाल जाने के लिए कैब मिलता है जो कि 200-300 में आपको नेपाल की मार्केट घुमा के लेके आ जाते हैं। आने का तरीका इसका है, दार्जिलिंग से आप पर्सनल कैब करके भी आ सकते हैं और शेयरिंग कैब के लिए भी आ सकते हैं जो 200 से 250 रुपये लेते हैं। दोस्तों, देखने में बहुत सुंदर है। अगर आप दार्जिलिंग आ रहे हैं तो मिरिक को मिस मत कीजिएगा। आप, मेरी पर्सनल सजेशन है, आप जरूर आइएगा, यहाँ पे आनंद उठाइएगा। और मैं रात को यहीं स्टे कर रहा हूँ, सुबह फिर मैं मॉर्निंग में दार्जिलिंग जाऊंगा और वहाँ कल मैं आपको टाइगर हिल दिखाएंगे और अगर हुआ तो रोपवे करके मेरे लिए दार्जिलिंग का ऑलमोस्ट टूर क्लोज हो जाएगा और मैं परसों सुबह निकल जाऊंगा गैंगटॉक के लिए। आज का फिर यही रहा। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे 3:30 बजे के बाद कैब्स नहीं मिलती हैं दार्जिलिंग जाने के लिए वापस। तो मैं तो वहाँ से चला ही 2 बजे था, 4 बजे पहुँचाऊँ तो पता लगा कि नहीं, कोई कैब नहीं है, कल सुबह 6 बजे। कोई बात नहीं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं रात को यहीं स्टे कर लूँगा और सुबह सुबह निकल जाऊँगा। व्यू बहुत प्यारा है यार, ऑसम है एकदम। देख रहे हो, ये वैसा है जैसे अपना, अगर आपने देखा होगा तो नैनीताल में नैनी और जो झील है, नैनी झील, तली झील, वैसे ही सेम लग रहा है। तो ये है वो एरिया जहाँ पे आपका सही से व्यू दिखाई देता है। आप अगर देख रहे होंगे तो बोटिंग हो रही है यहाँ से। ये है आपका सिंबल, आई लव मिरिक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, जैसे आपको कल का पता है कि मैं मिरिक में क्योंकि 4 बजे के बाद वापस दार्जिलिंग नहीं जा सकता था क्योंकि कोई कैब थी ही नहीं और मुझे पता भी नहीं था क्योंकि मैं तो दार्जिलिंग से 2 बजे ही चला था। 4 बजे वहाँ पहुँचा, पता लगा कि वापसी का तो कुछ नहीं है। कोई बात नहीं है, मैं आपको बताया भी था कि मैं रात को मिरिक में रुक जाऊँगा, मैं रुक गया था। लेकिन मुझे
क्योंकि दिन वेस्ट नहीं करना था और मैं अर्ली मॉर्निंग दार्जिलिंग वापस जाना चाहता था। तो 6:30 का मुझे पता लगा कि पहली कैब जाती है यहाँ से। कैब का मतलब है यहाँ पे सूमो, केवल सूमो एंड सूमो ही चलती हैं और यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल है सूमो। तो होटल वाले का कोई जानने वाला था तो उसने मेरा बुक कर दिया था और 6:30 बजे कैब ने मुझे पिक कर लिया। और रास्ता बहुत शानदार था क्योंकि सड़कों पे भीड़ नहीं थी। मॉर्निंग 6 बजे तो बहुत ही कहते नहीं सन की वो लाइटिंग आनी स्टार्ट हो गई थी और बहुत बहुत ही अच्छा दृश्य दिखाई दे रहे थे पहाड़ों का। और जैसे ही मैं दार्जिलिंग पहुंचा तो दार्जिलिंग भी 8:30 बजे के आसपास हम पहुंच गए। वो भी काफ़ी कोई इक्का दुक्का गाड़ी आ रही थी लेकिन पूरा रोड बहुत अच्छा लग रहा था। तो कुल मिला के मैं सुबह 8:30 के आसपास दार्जिलिंग पहुंच गया। उसके बाद मैंने पहले ही प्लान किया हुआ था, तो ये ट्रैवल एजेंट्स को मैंने आज का पूरा टूर बुक किया हुआ है जिसमें वो मुझे 4 से 5 पॉइंट कवर कराएंगे। जिसमें है जैन टेम्पल है जिसके अंदर आपका स्तूपा है एंड ये अपना जू है, बायोलॉजिकल गार्डन भी है, जूलॉजिकल गार्डन जिसे बोलते हैं। और उसके बाद हमारा है रॉक गार्डन। दोस्तों बहुत सुंदर है रॉक गार्डन। तो ये मैंने टूर और ट्रैवल के साथ पहले से ही बुक करके रखा हुआ है, तो मुझे वैसे कोई टेंशन की जरूरत नहीं थी। मुझे यह था क्योंकि वो भी मुझे 10:30 बजे पिक करेगा, तो 2 घंटे मिले। मैंने अपना फ्रेश अप होके मैं रेडी हो गया हूँ 10:30 बजे के लिए। चलिए मैं अब आपको आगे दिखाता हूँ। लीजिए अब आ गए हैं हम अपने पहले के पॉइंट पे जो आज के हमारे टूर में फिक्स है। और ये है टेम्पल। इसका नाम है जापानी टेम्पल या हम जैपनीज टेम्पल भी बोलते हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल नेम है वो थोड़ा सा मुझे नहीं पता मैं प्रोनाउंस कैसे करूँगा उसे, बट मैं आपको बोल के बता देता हूँ। ये है निप्पोनजन माहोजी टेम्पल। बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। और इसके साथ में अपना पीस पगोड़ा भी है जिसे स्तूपा भी बोलते हैं। दोस्तों ये टेम्पल जब मैंने इसके बारे में थोड़ा और कोशिश की जानने की तो पता चला ये 1972 में बना था और दार्जिलिंग की ये जल पहाड़ी पे बना हुआ है। अब आप देख ही रहे हो ना, मेरा भी सांस यहाँ पे फूल जाता है क्योंकि हर चीज़ बहुत ऊपर है। वैसे भी टेम्पल तो मैंने देखा जाए तो ऊंचाई पे ही होते हैं, जितने भी भगवान हमारे बैठे हुए हैं सब ऊंचाई पे हैं। और आप इसे भी ऊपर देखेंगे तो वो हमारा पीस पगोड़ा स्तूपा है। ये जो हमारे बुद्धा जी का टेम्पल है यहाँ पे। तो कुछ खास बात मैं बता देता हूँ जो इसकी विशेषताएं टेम्पल की है कि पूरे वाइट रंग का बना हुआ है और थोड़ा सा जापानी डिज़ाइन यहाँ पे दिखाया गया। भाई जब जापानीज टेम्पल है तो दिखाएंगे तो है ही। ऊपर अगर हम स्तूपा की बात करेंगे तो बुद्ध की यहाँ पे 4 सुनहरी मूर्तियाँ हैं। अच्छा मैंने ये चीज़ देखा है कि बुद्धा जी की जगह जगह जो ना बड़ी गोल्डन वाली टेम्पल्स हैं। थाईलैंड में भी मैंने इसमें देखा था कि ये सब गोल्ड की आजकल बनाने लग गए हैं। विश्व शांति स्तूपा मैंने नेपाल में भी देखा था, मैं यहाँ भी देख रहा हूँ। तो ये बेसिकली बौद्ध धर्म से कनेक्टेड है विश्व की शांति के लिए। तो ये जगह जगह स्तूपा बनाए हुए हैं। अगर आपको याद हो तो लेह लद्दाख में भी मैंने बताया था, तो लेह लद्दाख में भी स्तूपा था, नेपाल में भी, बिहार में भी। और अगर हम बात करेंगे बनारस में जब हम सगरासर गए थे तब वहाँ भी। और यहाँ पे मेडिटेशन और शांति के लिए ये जगह बहुत अच्छी मानी जाती है। यहाँ आने वाले लोग शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस करते हैं। मंदिर के पास ही है, मैंने बताया आपको। और बहुत बड़ा सा स्तूप है जिसको पीस पगोड़ा ये लोग बोलते हैं। और पूरी दुनिया में ये बहुत सारे पीस स्तूप हैं। और बेसिकली ये किस लिए बनाया गया था? शांति का संदेश देने के लिए, शांति फैलाने के लिए जगह जगह ये स्तूप बनाया गया था। मैंने तो ये आपका बिहार में देखा था, ये लेह में देखा था, लद्दाख में देखा था, यहाँ भी मैं आपको दार्जिलिंग में भी यहाँ भी देखा है। तो ये इस तरीके से है। अब आगे हम तीसरे पॉइंट पे। ये है दार्जिलिंग का
चिड़ियाघर, इसका एक्चुअली जो नाम है वो है पद्मजा नायडू हिमालयन जू। बहुत ख़ास है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है ये हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे होने वाला चिड़ियाघर है। अगर मैं इसको सी लेवल से बात करूं तो 2134 मीटर की ऊंचाई पे है, मतलब इंडिया में सबसे ऊंचाई पे है। इसकी क्या विशेषता है, जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इसको यह जगह भारत में जो अपना रेड कलर के जो पांडा होते थे उनको बचाने के लिए बहुत फेमस है। साथ में जो हमारे स्नो लेपर्ड है वो भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं, जो कि बहुत ही रेयर एनिमल में माना जाता है। दोस्तों, ये जो चिड़ियाघर बनाया गया था जानवरों को ठंडी जगह रखने के लिए बनाया था, क्योंकि वही है, दार्जिलिंग में ठंडा तो होता ही है, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो जानवर ठंड में रह सकते हैं उनके लिए ये बेस्ट जगह मानी जाती थी। और ये जो चिड़ियाघर है 1958 में बना था और पद्मजा नायडू के नाम पे रखा गया था। यह जगह जानवरों को बचाने के लिए और बहुत सारे अच्छे काम यहाँ पे होते हैं। तो रॉक गार्डन की सुंदरता फूलों से है। ये तो अपना सूरजमुखी के हैं। देखते हैं आज आगे और भी हो सकता है अलग अलग किस्म के हमें फ्लावर्स मिल जाए देखने के लिए। ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इतनी ग्रीनरी तो मैंने कहीं भी किसी पहाड़ पे नहीं देखी है जितनी ग्रीनरी इसमें मुझे दिखाई दे रही है। चारों तरफ लस्ट ग्रीन है एकदम। देखिए, माय गॉड। थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि शाम होती आ रही है। चढ़ाई बहुत है, बहुत तो हाइट पे है। मैं पिछले 25 मिनट से लगातार चढ़ ही रहा हूँ। ये देखिए नीचे, उससे भी नीचे से आए हुए हैं। दोस्तों, रॉक गार्डन के बाद मैं वापस दार्जिलिंग में आ गया हूँ और मुझे रास्ते में बतेसिया लूप दिखाई दिया। वैसे तो आपने ये वाला बतेसिया लूप मैंने आपको पहले वाले वीडियो में दिखाया था, बट मैं अभी उस टाइम तो मैं पूरे एक पैकेज में था जो राइड के, जो एक ट्रेन के उसमें होता है। यहाँ पे मैं फ्री था, मैं बतेसिया लूप चला गया और वहाँ पे मुझे टॉय ट्रेन को दिखाने का और नज़दीकी से मुझे मौका मिला, जिसमें कि मैं आगे जाके आपको पूरा बतेसिया लूप, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें डीजल इंजन के साथ जो ट्रेन है वो भी दिखाता हूँ। साथ में जो कोयला वाली है, जो कि बहुत रेयर ही देखने को मिलती है, वो ट्रेन भी मैं दिखाता हूँ। जो कोयला वाली को बोलते हैं स्टीम इंजन, कि कोयला से और पानी के उससे हम पहले स्टीम क्रिएट करते हैं, देन स्टीम के प्रेशर से वो ट्रेन चलती है। तो चलो इसका मज़ा लेते हैं।
छोड़ी है तो जिससे कि ये कल चल सके। ये देखिएगा भैया कोयला डाल रहे हैं इसमें जिससे कि भाप बन सके। ये वो था जो स्टीम इंजन के साथ था। अभी मैं दिखाता हूँ जो डीजल इंजन के साथ जॉय राइड है। तो सुबह के टाइम पे 2 जॉय राइड प्ले करती हैं, मतलब चलती हैं। तो पहली दोनों ही आसपास ही होती हैं। एक 9 बजे 9 सवा 9 बजे निकलती है, दूसरी 9:30, मतलब 5-10 मिनट लेट ऊपर नीचे होना यहाँ बहुत कॉमन सी बात है। तो ये मैंने जो दिखाई ये है आपकी स्टीम वाली, और मैं जो अब दिखाने जा रहा हूँ ये हमारी है डीजल वाली। तो दूर से देखेंगे तो ये दिखाई देता है, ये रहा, ये कंचनजंगा है। वाह, सो ब्यूटीफुल यार। तो ये जॉय ट्रेन का ये पहला स्टॉप है, यहाँ पे रुकती है ये 15 मिनट। और ये एक स्मारक है यहाँ पे, और प्यारी प्यारी इतनी एकदम सुबह की धूप, बहुत ही आनंदित लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर धूप है। तो ये आर्मी द्वारा मेंटेन्ड है, और जो शहीद हमारे हुए जवान उनकी याद में ये स्मारक बनाया हुआ है। अब देखेंगे तो मैं बात कर रहा था ना स्टीम इंजन की, तो वो ये है स्टीम इंजन। सामने देखिएगा, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा स्टीम इंजन। यहाँ फोटोग्राफी चल रही है। ये बहुत पुराना इंजन है, ये कह लो कि अंग्रेजों के टाइम का इंजन है ये। और यहाँ पे शॉपिंग के लिए भी आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। और इसको बतासिया लूप भी बोलते हैं ये। या तो ये है बतेसिया लूप। वो ट्रेन जाने की तैयारी में है, वो हॉर्न मार रही है कि आके बैठ जाओ जल्दी जल्दी। तो ये सारा मेंटेन जो होता है ये आर्मी के थ्रू मेंटेन होता है। आर्मी इज़ टेकिंग केयर ऑफ दिस बतेसिया लूप। और स्मारक है, ट्रेन को रोकते हैं, हॉल्ट है एक छोटा सा। जो सीनरिक व्यू मिलते हैं वो गजब हैं, बहुत ज़्यादा गजब सीनरिक व्यू मिलते हैं। ये इंजन इस तरह से होता है, छोटा इंजन है। ये वही इंजन है जैसे काल का शिमला वाला जो था, मैंने बताया तो था आपको, ये वैसा ही इंजन है।